बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये आपके सामने ना 3 गिलास पानी है, सही? ये 3 गिलास आपके पास पानी है। एक में हम बनाएंगे ट्रू सोल्यूशन, एक में हम बनाएंगे कोलाइडल सोल्यूशन और एक में हम बनाएंगे सस्पेंशन। अच्छा, अब देखिए पहला गिलास जो है ना पानी का, इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला तो ये कैसे इसके अंदर मिक्स हो गया ना, नमक नमक पानी के अंदर मिक्स हो गया, ना ये नीचे बैठा और ना ही ये सेटल डाउन हुआ, बल्कि ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होती है ट्रू सॉल्यूशन की, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा है ना वो हम बनाते हैं सस्पेंशन, जिसमें मैंने पानी में डाली है मट्टी। अब ये मट्टी जो है ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी, बल्कि ये अगर ये 2 मिनट पड़ा रहेगा ना तो ये मट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है ना कि जिसके अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बल्कि वो नीचे बैठ जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। अच्छा, अब एक तीसरा जो हमारे पास सॉल्यूशन की टाइप है ना वो होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम क्या डालते हैं, जैसे कोई ये मैंने इसके अंदर मिल्क डाला ना, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ना उसको हम कहते हैं कोलाइडल। जो थोड़ा सा क्लाउडी सा या ये टर्बिड टाइप का जो मिक्सचर बन जाता है इसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसके जो पार्टिकल्स है ना वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, ये कंप्लीटली इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन की तरह डिसॉल्व नहीं होते, ना सस्पेंशन की तरह नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आपको ये तीनों सॉल्यूशंस क्लियरली नजर आ रहे हैं ना? जो पहला सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा ट्रू सॉल्यूशन है और उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। जो दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि नीचे बैठ जाते हैं। और जो तीसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा क्लाउडी सा मिल्की सा होता है, इसके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन ये सस्पेंशन की तरह नीचे बैठते नहीं है। अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को फिल्टर करके देखते हैं कि किसके पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं और किसके पार्टिकल्स नहीं होते फिल्टर से पास। अब ये सबसे पहला हमारा जो है वो ट्रू सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन था उसको फिल्टर करते हैं। तो देखिए इसके सारे पार्टिकल्स पास हो गए ना, कोई भी पार्टिकल हमारे पास पीछे नहीं बचा। तो ये एक ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसके सारे पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कि मिल्की सा और टर्बिड सा सॉल्यूशन है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी फिल्टर में से पास हो जाते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन की तरह सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन ये पार्टिकल्स जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। अब जो हमारा तीसरा सॉल्यूशन है सस्पेंशन, उसको हम पास करके देखते हैं कि उसके पार्टिकल्स फिल्टर में से पास होते हैं या नहीं होते। देखिए सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है ना वो फिल्टर में ऊपर ही रह गए हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो बिग साइज में होते हैं और जब हम उसको फिल्टर करते हैं ना तो वो पास आउट नहीं हो पाते बल्कि वो ऊपर रह जाते हैं। आगे अब हम समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस। तो ये मैंने आपके सामने ग्लास में ना थोड़ा सा पानी लिया है। अब इसके अंदर ना मैं शुगर डालती हूँ, सही है? अब शुगर डालूंगी मैं इसके अंदर। अब ये शुगर वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में, तो ये शुगर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, सही है? अच्छा, अब ये देखिए इसको स्टेर स्टेर मिक्स 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 करते 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 ये ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वो शुगर डिसॉल्व हो चुकी भी है। और अब इसके अंदर ना कैपेसिटी है, मैं इसके अंदर और भी शुगर ऐड कर सकती हूँ। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड करने की जो है वो कैपेसिटी अभी हो। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है वो और शुगर ऐड करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी। अब इसके अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इसके अंदर अब मैं और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकती है। देखिए ऊपर तक अब ये शुगर आ चुकी है, अब ये शुगर इसके अंदर और शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड ना हो सकता हो, वो बिल्कुल अब उसकी कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जब तक इसके अंदर और शुगर ऐड हो सकती थी तब तक ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब ना अपने इसी सेम शुगर सॉल्यूशन को, ये जो शुगर सॉल्यूशन था ना हमारा, ये जो हमने मिक्स किया था, इसी को मैं इसमें डाल दूंगी इस पैन में और इसको मैं हीट करूंगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या हीट देने से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व हो सकता है? तो इसको मैं ना कंप्लीटली 1 मिनट इसको पोर करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब अपने शुगर सॉल्यूशन को हमने कंप्लीटली इस पैन में डाल दिया और हीट भी हमने इसके नीचे ऑन कर दी है, फ्लेम भी।
अब देखिए ये मिक्स होना शुरू होगी, मिक्स होना शुरू होगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे ना, पहले तो ये मिक्स नहीं हो रही थी ना, अब अगर हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है किस चीज का, टेम्परेचर का या हीट का सोल्यूबिलिटी पे। यानी जब भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट देते हैं ना तो वो डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर सोल्यूट। जो पहले डिजोल्व नहीं हो रहे होते वो हीट देने से इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और जब हीट देने के बाद भी अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हीट देने से भी अब वो डिजोल्व नहीं होता, तो तब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। उसे आपकी बुक में नहीं डिस्कस किया हुआ, वैसे ही मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि अगर हीट के बाद भी ना डिजोल्व हो तो तब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाते हैं। हीट देने से हमारे जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट देते हैं ना तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसके अंदर और पार्टिकल्स के डिजोल्व होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए, अब हमने इसको हीट किया है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो सारी शुगर डिजोल्व हो चुकी है। ये ऊपर आपको बबल्स बस नजर आ रहे हैं, शुगर सारी इसके अंदर डिजोल्व हो गई है। अच्छा, तो बच्चों अब हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से अपने टॉपिक्स को देखा, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन को, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन को देखा, और इसके अलावा हमने उनके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को भी देखा। तो अब हम अपनी बुक से अपने टॉपिक को स्टडी करते हैं और इससे मैं आपको मार्किंग्स भी करवाती हूँ कि आपने क्या क्या याद करना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो मैं पहले ही आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, अब ये जितनी भी डेफिनेशन है ना ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हुई है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन या मिक्सचर जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सोल्यूट क्या होता है कि जैसे वाटर है ना, जिसके अंदर हम ये वाटर है, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल शुगर को या सॉल्ट को डिसॉल्व करना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट, तो जो वाटर है ना जो लिक्विड फॉर्म में जिसके अंदर मैं डिसॉल्व कर रही हूँ वो क्या चीज होती है? वो होता है सॉल्वेंट। और जो डिसॉल्व हो रहा है ना वाटर के अंदर वो क्या होता है? सोल्यूट। तो आपके टॉपिक में बार बार ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं जिसको हमने मिक्स किया है वो कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो जाए? होमोजेनाइज हो जाए, यानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। उनका जो टेक्सचर है ना वो हर जगह क्या रहे? सेम रहे। होमोजेनाइज का मतलब होता है हर जगह जो है उनका टेक्सचर सेम रहे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी अब हमारे पास एग्जांपल्स भी दी हुई है। आपके पास जब भी पेपर में क्वेश्चन है आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल लाजमी लिखनी है। सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन की। सोडियम क्लोराइड को तो अभी हमने अपनी एक्टिविटी में देखा, टेबल सॉल्ट को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसको हमने डिसॉल्व करके देखा। उसके अलावा कॉपर सल्फेट भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ज्यादातर लेबोरेटरीज में ये होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू से कलर का। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होता है? वाटर में ट्रू सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट के पार्टिकल्स, अब ये आगे ना कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं ट्रू सॉल्यूशन की, कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम अपनी नेकेड आई से यानी अपनी आंख से, जो हमारी आम आंख है उससे हम नहीं देख सकते। और जब हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, जो कि हमने अपनी एक्टिविटी में करके देखा भी है कि हमने जब ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर किया था तो हमारे पास फिल्टर के ऊपर कोई भी पार्टिकल्स नहीं बचे थे। वो पूरी तरह से हमारा जो सोल्यूशन था वो गुजर गया था फिल्टर में से। तो अगर हम इस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर के जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख पोर्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं ना फिल्टर के अंदर, तो उसमें से ना गुजर जाएंगे। यानी फिल्टर पेपर में से, फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं ज्यादातर लैब्स वगैरह में, जब भी हमने फिल्टर करना होता है तो हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं। तो वो भी ऐसे ही होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं, वो एक पेपर से बना होता है, तो वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे और ऊपर उनका ना कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। रेजिड्यू का मतलब होता है कि जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट होता है ना, कि हम जब भी किसी चीज को फिल्टर में से पास करते हैं तो ऊपर जो बच जाता है ना छानने के बाद उसको, तो उसको हम कहते हैं, वो जो लेफ्ट आउट होता है पार्ट उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल होगी, और आगे इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, अब सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। यानी इस जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना वो सस्पेंशन में ऐसा होता है कि वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते, और ये पार्टिकल्स हमें प्रॉपर नजर आ रहे होते हैं। जैसे अभी हमने सैंड को मिक्स करके देखा था ना वाटर में, तो हमें उसके पार्टिकल्स प्रॉपर नजर आ रहे थे, और वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ भी गए थे, सेटल डाउन भी हो गए थे। और अगर सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखते हैं तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जब हम सस्पेंशन को फिल्टर करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर में से भी पास नहीं होते, बल्कि वो रेजिड्यू के तौर पर ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि हमने अभी अपनी एक्टिविटी में देखा था। जब हमने सैंड वाले सॉल्यूशन को सस्पेंशन को फिल्टर किया था तो उसके पार्टिकल जो थे वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। हमारा जो फिल्टर था जो हमने छाननी से यूज की थी तो उसमें से वो पास नहीं हुए थे।
अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, इसकी एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर जो है हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है। आपके हर इसके अंदर ना 3 चीज़ें आप हेडिंग्स बना सकते हैं। एक आप डेफिनिशन की हेडिंग बना सकते हैं, एक आप उसकी एग्जांपल की हेडिंग बना सकते हैं और एक आप उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग बना सकते हैं। और अगर डिफरेंस भी आ जाए तो ये सब सेम लिखे हुए हैं तो आप डिफरेंस भी इनका जो है वो लिख सकते हैं आराम से। जिस तरह ना अक्सर जो दवाइयाँ होती है सिरप वगैरह, जो हम सिरप वगैरह यूज़ करते हैं उनके ऊपर ना लिखा होता है उनकी बोतल के ऊपर कि शेक वेल बिफोर यूज़। शेक वेल बिफोर यूज़ इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो सस्पेंशन होते हैं और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और अगर आप उसको शेक किए बगैर यूज़ करेंगे ना तो वो पार्टिकल्स जो है वो आएँगे ही नहीं आप तक। जब हम उसको शेक करते हैं ना तो पार्टिकल्स फिर से उसके अंदर एक दफ़ा मिक्स हो जाते हैं क्योंकि सस्पेंशन जब थोड़ी देर तक पड़ी रहती है तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो इसलिए उस दवाइयों के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा हमारे पास सॉल्यूशन की एक थर्ड फॉर्म भी होती है। ये आपके पास ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लिखने के लिए, तब आपने पहले इन तीनों टाइप्स के नेम लिख देने हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह करके। उसके बाद आपने एक-एक की हेडिंग देनी है, फिर उसकी डेफिनिशन, एग्जांपल, प्रॉपर्टीज सब की हेडिंग दे-दे के आपने लिखना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो तीसरी टाइप है वो क्या है, वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ प्रॉपर्ली जो है वो होमोजेनाइज नहीं होते, यानी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हुए होते वो पार्टिकल्स। अच्छा, इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स से जो थोड़े से बड़े होते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन में, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उससे ये थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये सस्पेंशन की तरह नहीं होती, ये मिडल की चीज है कि ना ये ट्रू सॉल्यूशन है ना ये सस्पेंशन है। ये क्लाउडी सा मिल्की सा इसका जो है ना वो टेक्सचर बन जाता है। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते कि ये सस्पेंशन की तरह नीचे बैठ जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे हमें जो है वो नेकेड आई से भी इसके पार्टिकल्स नजर नहीं आते। जैसे सस्पेंशन के तो हमें अपनी आंख से नजर आ रहे होते हैं ना पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए, इसके पार्टिकल्स हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते, लेकिन इसके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन की तरह भी नहीं होते। ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं। और अगर हम कुछ देर के लिए इसको रख देंगे तो इस जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते। जैसे सस्पेंशन के तो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाते थे ना, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है वो थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन नहीं होते। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमें कोई पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, कोलॉइडल के ट्रू से थोड़े बड़े हैं, लेकिन अभी भी ये हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, ये हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं इसके पार्टिकल्स। और सस्पेंशन का तो एक डर्टी सा सॉल्यूशन बन जाता है ना। अच्छा, वो कहना है कि जब हम फिल्टर करते हैं ना तो फिल्टर करने पे भी ये पार्टिकल्स जो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। हमने जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया था मिल्क और वाटर का, मिल्की से एक सॉल्यूशन बना था हमारे पास, जब हमने उसको फिल्टर में से पास किया था तब वो पास हो गया था ना पूरा का पूरा, ऊपर कोई भी रेजिड्यू हमारे पास नहीं बचा था। इसकी जो अब हमें एग्जाम्पल दी हुई है ना वो है एक स्टार्च सॉल्यूशन है और एक है व्हाइट ऑफ एन एग। स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम पानी में ना कोई ऐसी स्टार्ची सी चीज कार्ब्स वाली चीज, जैसे कि चावल, जब चावल धोते हैं तो जो चावलों का पानी होता है वो भी एक स्टार्च सॉल्यूशन होता है ना। अब वो किस तरह का होता है, वो ना क्लियर होता है ना ही आपको उसके अंदर, जब आप चावल का पानी निकालते हैं चावल धोते हुए तो वो किस तरह का एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हमें क्लियर भी नहीं नजर आ रहा। जैसे सस्पेंशन में हमें पार्टिकल्स उसके अंदर क्लियर नजर आ रहे थे ना, ही वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो एक दरमियान की चीज होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, और एक एग व्हाइट जो हमारे पास अंडे की सफेदी होती है ना, वो भी हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो हमने अभी अपनी शुगर के एग्जांपल से देखा कि हमने एक गिलास पानी में पहले चीनी डाली, वो मिक्स हो गई, फिर और डाली, मिक्स हो गई, तो तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था। लेकिन जब वो एक ऐसी कंडीशन में आ गया कि जब उसके अंदर और शुगर अब मिक्स नहीं हो सकती, तो वो सॉल्यूशन वो क्या हो गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे यहाँ पे ना इसकी जो डेफिनेशन है ना वो तो मैंने कर दी है ग्रीन से हाईलाइट, आपने बस वो ही याद करनी है इसमें से। लेकिन एग्जाम्पल जो इन्होंने दी हुई है वो मैं आपको समझा सकती हूँ, अगर आप अपने वर्ड्स में उसको लिख दें तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है इस पूरे पैराग्राफ को, सिर्फ डेफिनेशन को आपने याद रखना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने ना 100 ग्राम वाटर लिया, सही है, 100 ग्राम एक बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम वाटर डाल दिया। अब उसके अंदर हमने 5 ग्राम डाल दी शुगर और उसको मिक्स किया। ये शुगर जो है वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, फिर हमने 5 ग्राम और शुगर डाल दी, उसको स्टिर किया, मिक्स किया, जो है ये भी डिजोल्व हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी अ सोल्यूशन व्हिच कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक पर्टिकुलर में, यानी हमने एक मखसूस टेम्परेचर रखा, उसी टेम्परेचर पे हमने टेम्परेचर को बीच में चेंज नहीं करना। ये बात लाजमी याद रखनी है, क्योंकि टेम्परेचर का ना एक इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर हमने सेम रखना है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है तो हमने बस वही टेम्परेचर रखना है।
तो एक मखसूस टेम्परेचर पर जब तक उसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होने की और ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होगी, उसके अंदर एबिलिटी होगी कि उसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता हो, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम उसके अंदर शुगर ऐड करते जाएँगे तो जो क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो वाटर में बढ़ती जाएगी। अब क्या है उसको डिसॉल्व करना जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किल होता जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा लेवल आएगा कि जब और ज़्यादा शुगर उस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगी उस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर हमने सेम रखना है। उसी टेम्परेचर पर हमारे पास अब उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, तो कोई भी शुगर जब हम और ऐड करेंगे ना इस स्टेज में, तो वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी बीकर पे ना, बॉटम में उसके नीचे जो है वो, यानी ये जो हमारे पास बीकर है ना, इसमें नीचे जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अमाउंट हम मिक्स कर सकते थे, वो हमारे पास सोल्यूट की जो है वो मिक्स हो गई हुई है उसके अंदर, और पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक मखसूस टेम्परेचर पर हमने इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को अपने चेंज नहीं किया। तो अब ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, आगे ना इन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं, यानी अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि क्या है, वाटर है, और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के सोल्यूट्स डाल दें, शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं हम इसके अंदर, या फिर कोई और सोल्यूट हम इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हर सोल्यूट की जो सोल्युबिलिटी है यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है ना, वो जो है वो डिफरेंट होती है। अब आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम टेबल शुगर और सोडियम क्लोराइड यानी जो सॉल्ट होते हैं, एक तो शुगर है ना जो चीनी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करें, और सोडियम क्लोराइड होता है टेबल सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर हम जो है वो उनको यूज करते हुए सॉल्यूशन बनाए, तो वो कह रहे हैं कि इससे हमें ये पता चला, ये आपके पास एमसीक्यू में भी पॉइंट आ सकते हैं, और क्या पता आपके पास इस तरह से शॉर्ट आ जाए कि एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ से आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लेना तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे हमें ये पता चला है कि जो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है ना 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी हमने जो है वो बीकर के अंदर लिया, कितना वाटर लिया हमने बीकर के अंदर, 100 ग्राम वाटर लिया, बीकर में हमने 100 ग्राम वाटर लिया, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने आपको बताया था चेंज नहीं करना जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं सैचुरेटेड। अच्छा, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए यानी ऐसी हद तक लेके जाने के लिए कि अब उसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सकता हो, तो कितनी हमें सोडियम क्लोराइड लगा, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डला, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उन्हीं कंडीशंस में हमने शुगर को डिसॉल्व किया इसी तरह से 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लेकिन कितनी शुगर डिसॉल्व होगी, 203.9 ग्राम। अब इससे हमें पता चला कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट थी और शुगर की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, उसी टेम्परेचर पे उसी कंडीशंस पे सॉल्वेंट की भी वही अमाउंट है, लेकिन सॉल्ट 36 ग्राम डिसॉल्व हुआ और शुगर जो है वो 203 ग्राम डिसॉल्व हुई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक। अच्छा, वो कह रहे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि टेबल शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने टेबल शुगर को डिसॉल्व किया तो वो ज्यादा डिसॉल्व हुई ना, 203 ग्राम डिसॉल्व हो गई। तो इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि जो शुगर है ना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है ना वो बड़े होते हैं, यानी उनका जो साइज होता है ना शुगर के मॉलिक्यूल्स का वो बड़ा होता है। शुगर का हमारे पास ना फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसके अंदर जो है ना वो हाइड्रोक्सल जो OH आइंस होते हैं ना, हाइड्रोक्सल आइंस, ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वैसे भी। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो वाटर का हाइड्रोजन होता है ना, H2O होता है ना वाटर, तो इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ये OH नेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा भी ना इनके जो है वो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है शुगर की, तो इस वजह से ये जो है वो वाटर के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होंगे। और होता क्या है कि एक सिंगल शुगर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर का मॉलिक्यूल बड़ा है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंड हो जाएंगे, इसलिए ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है, लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती है। फिर नीचे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो मिक्सचर्स है ना वो हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में यूज हो रहे होते हैं। अब उनमें कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको बताई हुई है कि जो एयर हम जिसमें सांस ले उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब होता है ना, तो वो भी एक मिक्सचर है। उसके अलावा फूड जो हम खाते हैं उसमें भी बहुत चीजों के मिक्सचर्स होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारा ब्लड है उसके अंदर भी बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है उनमें भी मिक्सचर, वो भी मिक्सचर्स की फॉर्म में है।
अच्छा, जो सॉलिड्स है हमारे इर्द-गिर्द, हमें लगता है कि ये एक ही चीज़ है स्टील, लेकिन ये भी डिफरेंट तरह के मेटल्स से मिलकर बना होता है, तो ये भी एक मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनकी होती है, और हेटेरोजेनियस कौन से होते हैं, जो इवन नहीं होते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आगे ना हमें जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया हुआ है कि जो सोल्यूट्स की सोलिबिलिटी है ना, उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट होता है। ये हमने जब देखा कि हमने शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया अपनी एक्टिविटी में, तो जब हमने उसको टेम्परेचर दिया तो उसके बाद फिर उसके अंदर और ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो गई। इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर का जो है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना वो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, अगर पेपर में आ जाए तो आपने एज इट इज लिखनी है, डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो है ना सोल्यूट की, वो क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जितना सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी एक स्टैंडर्ड हमें अमाउंट दे दी गई है ना। क्या स्टैंडर्ड अमाउंट है हमारी? 100 ग्राम हमारी स्टैंडर्ड अमाउंट है। जो हमने अभी पर देखा ना, 100 ग्राम हमने लिया था वाटर, जो कि हमारा क्या था, सॉल्वेंट था 100 ग्राम, और एक पर्टिकुलर हमने उसको टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। हमने उसको एक पर्टिकुलर कोई भी दे सकते हैं मखसूस टेम्परेचर, हमने उसको उस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया टेम्परेचर। अब उस पर्टिकुलर एक मखसूस टेम्परेचर पे और सॉल्वेंट हमने 100 ग्राम रख दिया, जो कि हमारी स्टैंडर्ड अमाउंट है। अब उसमें जितना भी सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा वो उसकी सोलिबिलिटी है। जैसे सोडियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी कितनी थी, 36 ग्राम, और टेबल शुगर की कितनी थी, 203.9 ग्राम जो था वो डिसॉल्व हो गया था उसके अंदर। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर पर चेंज है ना, उसका इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी पर होता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से होता है। ये नहीं है कि हर कंपाउंड जो है उसका अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे हमने शुगर में देखा ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, लेकिन ये इफेक्ट डिफरेंट होता है। किसी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, किसी पे नहीं होगा, और किसी पे टेम्परेचर हम देंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये हम आगे चल के देखते हैं। तो लेकिन ये पॉइंट आपने अपने माइंड में क्लियर करना है, लेकिन कि हर दफा टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है। हर कंपाउंड के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। आगे वो कह रहे हैं यूजुअली, यानी आम तौर पर जो चीज ज्यादातर होती है वो यही होती है कि टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक जनरल रूल है, यानी जनरली अगर हम देखें तो टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल या डिफरेंट भी हमारे पास आगे कंपाउंड्स हम देखेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ज्यादातर कंपाउंड्स ऐसे ही हैं कि अगर हम उनको उनको वाटर में सॉल्युबल करेंगे ना, और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब और ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जब हम टेम्परेचर देंगे तो वो और डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर देने से। अब ये ना उन्होंने उन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, यानी टेम्परेचर अगर हम उनको देंगे, हीट देंगे, तो ये और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी। अब इसमें कौन कौन है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जिसका फॉर्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका फॉर्मूला है, पोटेशियम क्लोराइड KCl इसका फॉर्मूला है। ये आपने तीनों नाम ना याद रखने हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं जो सोडियम क्लोराइड है, यानी जो हमारा टेबल सॉल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वाटर का, मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन ना होने के बराबर वो फर्क होता है, बिल्कुल जरा सा फर्क पड़ता है। अब वो कंपाउंड्स हम देख लेते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट है, ये नाम आपने याद रखने हैं, आपके MCQs में आ सकते हैं। लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, ये दो उन्होंने ना नाम बताए हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इसको डिसॉल्व करके मैंने कैल्शियम क्रोमेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, अब मैं टेम्परेचर देके ये सोचूं कि अगर मैं टेम्परेचर दूंगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जब इसको टेम्परेचर दूंगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा जो गैसेस है ना, ये भी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ कम होती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ना ये हीट रिलीज करते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, निकालना, और थर्मिक हम कहते हैं हीट को। तो जब ये ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहे हैं, तो जब इनको तो हीट की जरूरत ही नहीं है ना, तो जब हम इनको हीट देते हैं तो ये बजाय पानी में और ज्यादा डिसॉल्व हो, ये क्या कर लेते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है। उसके अलावा कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट भी ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये तीन हमने ऊपर पढ़े थे, ये दो और नीचे लिखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। उसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। ये दो हमने ऊपर पढ़े थे, इन्होंने ऊपर इनके नाम नहीं लिखे, नीचे अलग से लिख दिए। तो दो जो हमने ऊपर पढ़े थे, ये और उसके अलावा हमने गैसेस भी एक देखा था, और एक ये जो है नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कम होती है।
अच्छा, अब ये ग्राफ आपके पास बने हुए हैं कि आपको वैसे याद करने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। KNO3 का आप फिर भी कर देख सकते हैं एक दफ़ा। अच्छा, ये जो इधर टेम्परेचर दिखाया हुआ है और इधर इनकी ना क्या दिखाई हुई है, इनकी सॉल्युबिलिटी ये दिखाई हुई है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में ये कितना डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए टेम्परेचर के साथ NaNO3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा, Ki की भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा ये KNO3 है, इसकी भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो रही है। ये KClO3 इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है और ये NH4Cl की भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन NH3 की देखिए ऊपर से नीचे आ गई, यानी टेम्परेचर देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। SO2 की भी ऊपर से नीचे आ गई। HCl की भी ऊपर से नीचे आ रही है, यानी टेम्परेचर देने से इसकी सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। तो इस ग्राफ में आपको ये शो किया हुआ है इन सब कंपाउंड्स को। उसके अलावा NaCl को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, इसकी लाइन सीधी जा रही है, यानी टेम्परेचर सीधी से जाते जाते ना जरा सी बिल्कुल नेग्लिजिबल जो फील भी नहीं हो रही ऊपर ये गई है। तो यानी टेम्परेचर देने से इसकी सॉल्युबिलिटी पे इतना फर्क पड़ेगा जो कि ना होने के बराबर है। आगे ना ये जो ग्राफ है ना, ये KNO3 का सॉल्युबिलिटी कर्व दिखाया हुआ है कि देखो सबसे पहले ये अनसैचुरेटेड था, यानी कि इसके अंदर हम वाटर में जो है वो डिसॉल्व करें KNO3 को, होता जा रहा है, फिर ये सैचुरेटेड बन गया, यानी कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि जब हम और KNO3 डाल रहे हैं तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर जब हमने इसको हीट दी ना तो ये और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना टेम्परेचर के साथ, ये और ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हीट देते देते भी एक ऐसी सिचुएशन आती है, जब मैं आपको एक्टिविटी परफॉर्म करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम हीट देते हैं ना तब भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब जो है वो हीट से भी और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, कि जब हीट के बाद भी और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो। यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, ये बड़ी सिंपल सी है, वही एक्टिविटी है जो अभी हमने परफॉर्म भी की थी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, हमने उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया शुगर के साथ रूम टेम्परेचर पे, यानी हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे इर्द-गिर्द का। फिर हमने उसको स्पिरिट लैम्प के साथ हीट किया, फिर हम उसके अंदर और ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे, स्टिर करते जाएँगे, तो वो भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, यानी हीट करने से सॉल्यूशन जो है हमारे पास और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हीट देने से शुगर की भी जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हुई है, वो इंक्रीज़ होती है। आगे नीचे एक्सरसाइज दी हुई है कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी में वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंस आते हैं सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर पे या तो इंक्रीज हो रही है या तो किसी की डिक्रीज हो रही है, तो क्या ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, चेंजिंग्स आ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए यूजफुल हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है? तो इसका आंसर ना मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है, उसको देखते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस आते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो जो ये चेंजिंग्स आते हैं ये हमें हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने में। तो जब सॉल्युबिलिटी हीट से इंक्रीज होती जाती है ना, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो एंड में एक स्टेज ऐसे आती है कि हम अपना सब्सटेंस की दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, वो हमें दोबारा से अपनी प्योर फॉर्म में वापस मिल जाता है। तो एक तो ये फायदा होता है और दूसरा ये फायदा होता है कि एंड इन सेपरेटिंग सॉल्ट्स बाय प्रेसिपिटेशन, के सॉल्ट्स को हम प्रेसिपिटेशन से जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स की जो जब सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, हीट देने से डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो फायदे हैं इसके वेरिएशंस के। आगे ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, बड़े इजी से हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की जो है वो इंक्रीज होती है लिक्विड्स में, तो टेम्परेचर के साथ साथ इसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। जो भी हमने ऊपर देखा ना कि हम प्योरीफाई कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल शुगर है, मैंने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अब और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती, मैं उसको क्या दूंगी, मैं इसको क्या देने लग जाऊंगी, मैं इसको हीट दे दूंगी, तो अब इसके अंदर और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और एंड में मेरे पास क्रिस्टल की फॉर्म में मेरी प्योर शुगर वापस आ जाएगी। तो प्योर सॉलिड्स जो है हमारे पास वो ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें वापस मिल जाते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं वो। अच्छा, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। जनरली सोलिबिलिटी गैसेस की कम होती है टेम्परेचर देने से, हमने पीछे पढ़ा ना, गैसेस की सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर देने से कम हो जाती है, यानी अगर हम टेम्परेचर देंगे तो गैस जो है वो कम डिसॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब इसके आगे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक गैस है, जो सोडा वाटर वगैरह जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स, ये कोका कोला वगैरह, इनके अंदर डली हुई होती है ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से वो खोलते ही वो गैस से ऊपर की तरफ आती है ना। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल होती है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और लो टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो सोडा वाटर की बोतल्स होती है ना, उनको इसीलिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है, ताकि उनकी जो गैस जो उनके अंदर डिसॉल्व हुई हुई है
वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व रहे, तो टेम्परेचर कम होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कोई पॉइंट कहीं से समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट साथ-साथ मिलती रहे।